नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हिमाचल में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ गई है। इस बीच हिमाचल बीजेपी की वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक धर्मशाला में है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री बीएल संतोष का मौजूद होना किसी बड़ी तैयारी की तरफ इशारा करता है। हिमाचल कांग्रेस के सहप्रभारी संजय दत्त का एक सप्ताह तक शिमला में रुकना और कांग्रेस संगठन के साथ चर्चा करना भी अहम माना जा रहा है। दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी का मिशन रिपीट और कांग्रेस की साख अब दोनों के लिए बिछने लगी सियासी बिसात। तो आज चर्चा में इसी पर करेंगे किस तरह से तैयारी दोनों ही दल अपनी अपनी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए और उपचुनाव में क्या तैयारी दोनों ही पार्टी की है। तो आज हम इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस की जो बैठकें हो रही हैं उनको लेकर क्या कुछ अपडेट कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेता देंगे, किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके की रणनीति उनकी ओर से, उनकी पार्टी की ओर से बनाई जा रही है, और अपने संवाददाता से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का अपडेट ग्राउंड से मिल पा रहा है। तैयारियां जमीनी स्तर पर क्या कुछ दोनों ही दलों की हैं इन चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी मिशन रिपीट यहां पर करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है और साथ ही लगातार ये कोशिश भी कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है कि एक बार हिमाचल में बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए हराया जाए और साथ ही सत्ता पर काबिज हुआ जाए। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी लगातार अपनी तैयारी पूरी तरीके से करती हुई नजर आ रही है। तो आज चर्चा हम इसी पर करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे, मन टटोलने की कोशिश करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का कि आखिर किस तरह से रणनीति तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह का अपडेट उनकी ओर से दिया जाता है। ये बेहद अहम होगा, क्योंकि तैयारी दोनों ही पार्टी कर रही हैं और 3 सीटों पर उपचुनाव भी हैं। 2 विधानसभा की सीट और 1 लोकसभा की सीट पर उपचुनाव हैं, जिनमें से खासकर मंडी जो बेहद अहम माना जा रहा है, वहां पर कांटे की टक्कर और साख का सवाल भी दोनों ही पार्टियों के लिए हो सकता है। तो जाहिर है उपचुनाव की तैयारी और साथ ही चुनाव की तैयारी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश शर्मा हैं, जो हमको बताएंगे कि आखिर क्या स्थिति ग्राउंड पर, तैयारियां पार्टी की किस तरीके से चल रही हैं। साथ ही हमारे साथ अब से कुछ ही देर में बीजेपी से पायल विद्या जुड़ेंगी और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से केवल सिंह पठानिया जुड़ गए हैं। केवल सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। जी उमेश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, तैयारी ग्राउंड पर आप किस तरीके से दोनों ही दलों की देख पा रहे हैं। उमेश, 2022 अभी दूर है, लेकिन दोनों दल 2022 की तैयारियों को लेकर जुट गए। आप देख सकते हैं लगातार बैठकों का दौर, दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी, दोनों तरफ से तैयारियां शुरू की जा रही है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में दोनों में कड़ी टक्कर रही है। दोनों ने ही दावे भी किए हैं कि दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ से बढ़त के दावे किए हैं। हालांकि नगर निगम चुनाव में साफ हो गया कि दोनों की दो भाजपा ने 2 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में मिशन, भाजपा कह रही है मिशन रिपीट होगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई सरकार रिपीट करने वाली है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उनकी तरफ से भी 2022 की बड़ी तैयारियां हैं। आपने देखा है कि कांग्रेस ने किस तरह से अभी नगर निगम चुनाव में परफॉर्म किया, तो कांग्रेस उससे उत्साहित है और कांग्रेस का जो कुनबा है वो भी लगातार कोशिश कर रहा है कि अपने जो पार्टी है, अपने नेता है, अपने संगठन है, अपने कार्यकर्ता उनमें जोश भरा जाए। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रभारी अभी जो बने हैं सह प्रभारी संजय दत्त, वो लगभग 1 सप्ताह शिमला में रह के गए हैं। सब नेताओं से
1-to-1 बैठक करने की कोशिश की, फीडबैक लेने की कोशिश की है। तो कांग्रेस की तैयारियों का ये चला रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ही हिमाचल प्रदेश में जो बीएल संतोष के संगठन महामंत्री है भाजपा के, धर्मशाला में बैठक करने दोनों दल से कोशिश चल रही है। और आज ये धर्मशाला का मंथन भी 2022 की तैयारी को लेकर मंथन चल रहा है। आने वाले जो उपचुनाव है, 3 जो उपचुनाव होने, 2 विधानसभा, 1 पार्लियामेंट चुनाव, उससे बीच से निकल के रास्ता जाता है जो आने वाले 2022 का जो एक रोड मैप तैयार करता है दोनों दलों के लिए। तो दोनों दल तैयार हैं। और आज हिमाचल प्रदेश में 6 फरवरी दोबारा शिमला पहुंच रहे हैं। 3-4 दिन का कार्यक्रम है, वो दिनों में जाके नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं। इस दृष्टि से दोनों दल ग्राउंड जीरो पे कुछ काम करना चाहते हैं। 2022 की भी तैयारियां हैं ये। और जो उपचुनाव है जो बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, साल का सवाल ये जो उपचुनाव है, यहाँ इनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की बात है। क्योंकि कांग्रेस की फतेहपुर वाली, वहां से इनके जो विधायक है उनका निधन हो गया, तो इनके लिए वो जरूर जीतना है। और भाजपा भी चाहती है कि इनके घर में भी सैन लगाए। और पार्लियामेंट की जो इनकी जो मंडी वाली सीट है, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला भी हो, तो जीतना बहुत जरूरी है। तो कोशिश दोनों दल कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से चल रही है। और संगठन को कैसे मजबूत करना है, कैसे जमीन पे उनका उतारना है, तो ये तैयारियां शुरू हो गई है। तो आज दोनों दल मिलने वाले हैं, भाजपा की बैठक शुरू हो गई है। संजय दत्त जो सह प्रभारी है हिमाचल कांग्रेस के, वो दोपहर बाद शिमला पहुंचने वाले। ठीक है, उमेश, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास मैं लौटूंगा। केवल सिंह पठानिया जी, आपके पास सर पे आ रहा हूं। किस तरीके की तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है आगामी चुनाव को लेकर? जहां तक उमेश जी ने कहा, पिछले लगभग, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी चल रही, पार्टी की तैयारियां तो सभी प्रदेश स्तर की बैठक हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट स्तर की बैठक हो चुकी है। और जहां तक फिर प्रभारी आज 10 दिन के दौरे पे आ रहे हैं। और कल से जो है पूरे प्रदेश भर में जन आक्रोश सप्ताह जो है कांग्रेस पार्टी अपनाने जा रही है, जिसमें बढ़ती हुई महंगाई, जो अभी बागबानों का नुकसान हुआ है हमारे, और किसानों का भारी बारिश हुई उसका नुकसान हुआ है, और खासकर जो मैं कहता हूँ नीचे ओले पड़े हैं, तो उसको, और महंगाई, डीजल पेट्रोल को लेकर एक सप्ताह भर में जो है सभी जिला मुख्यालयों पे पहले तो धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, क्योंकि कोविड-19 की भी जो प्रोटोकॉल है 30 तक यहाँ लागू है। उसके बाद जो है ब्लॉक स्तर पर जो है महंगाई को, क्योंकि पेट्रोल जो है आप जानते हैं, डीजल पेट्रोल और खासकर राशन कहाँ ये महंगाई पहुंच चुकी है। तो उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने एक सप्ताह का निर्णय लिया है कि हम जन जन में जाकर लोगों को ये कराएंगे। और जहाँ तक आपने बात कही, मैं एक बात आप इंडिया न्यूज में जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। जहां एक पुलिस, मैं कहता हूँ पुलिस आपस में लड़ रही है, और यहाँ का मंत्री जो है चीफ सेक्रेटरी को इस तरीके से डांट रहा हो, तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का भी विश्वास उठ चुका है और प्रशासन का भी विश्वास उठ चुका है। मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी जी कुल्लू आए, तो ये मैं कहता हूँ बड़ा शर्मसार विषय है। ये हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं का प्रदेश है। ये पहली बार हुआ है कि केंद्रीय मंत्री के नारे लग रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नितिन गडकरी जैसा हो। और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष जो है, स्वागत कर रहे हैं। इस तरीके का स्वागत अगर जो लोग कहते हैं हम हिंदू संस्कृति की बात करेंगे, गर्व से कहो हम, और वो बार बार उस बात को रखते हैं कि हमारे से बड़ा, तो ये संस्कृति मैं कहता हूँ ये एक हिंदू को भी, और ये हिमाचल प्रदेश की देवी देवताओं की बड़ी शर्मसार जो कुल्लू की घटना हुई है, ये बड़ा शर्मसार बात है। तो इस पे यही नहीं, जहां तक मैं कहता हूँ जो नेशनल हाईवे की बात उन्होंने कही, आज से 6 साल 19 दिन पहले माननीय आदरणीय नितिन गडकरी जी मेरे विधानसभा क्षेत्र गग्गल के एयरपोर्ट पे लैंड किए थे, और 69 नेशनल हाईवे का उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था। आज मेरे साथ मेरी बहन पायल भी बैठी है सामने, हमने आज व्हाइट पेपर मांगा है कि आज से 6 साल 19 दिन पहले जो आदरणीय नितिन गडकरी जी हिमाचल को 69 हाईवे दे गए थे, उस पे कितना खर्चा हुआ। बाद में जब विधानसभा के चुनाव हो गए, तो जिस तरीके से 15-15 लाख रुपए का जुमला था, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, मुख्यमंत्री ने भी, भारतीय जनता के तत्काल प्रदेशाध्यक्ष ने कह दिया भैया 69 हाईवे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। उसके बावजूद अब दोबारा मंडी का लोकसभा का इलेक्शन, अपना जुब्बल कोटखाई का बाई इलेक्शन और खासकर फतेहपुर का बाई इलेक्शन आया,
तो नितिन गडकरी को दोबारा ले आए। अब तो टूरिस्ट राजधानी मनाली में लेके आए थे, अब इनको शिमला भी ठीक नहीं लगा, मनाली लेके आए। तो कुल मिलाकर हम चाहते हैं कि श्वेत पत्र 1500 करोड़ रुपए की फिर घोषणाएं की हैं। पहले भी इन्होंने, मैं कहता हूँ उसमें लोग बहुत खुश हुए थे जब 69 सब लोग हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नाटियां डाल रहे थे जब 69 हाईवे आए थे। आज हम पूछना चाहते हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, जो पिछला आप काम करके गए थे, या माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप श्वेत पत्र जारी करो। ये सिर्फ और सिर्फ जो 1500 करोड़ रुपए आए, ये बिल्कुल मैं कहता हूँ बहुत से इनके अधिकारी हमारे को फोन कर रहे हैं, बोले 69 हाईवे नहीं बने। ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के लिए तो हिमाचल प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। गडकरी जी को देश के लेवल पे जो इंटेलेक्चुअल जो चर्चा करते हैं कि अच्छा मिनिस्टर है, लेकिन मेरे हिमाचल में माइनस है। हिमाचल के देवी देवताओं के लोगों के साथ लोग कहते हैं, बहुत से लोग इंटेलेक्चुअल भी सुने कि गडकरी प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में तो सबसे झूठा मंत्री ये साबित हुआ है जो 6 साल 19 दिन पहले फाउंडेशन स्टोन रख के जाता है और मांग रहे हैं कि व्हाइट पेपर जारी करें उसके ऊपर। इस पे परिचर्चा हमारी कांग्रेस पार्टी में चली जाए और एक हफ्ते के अंदर आपको कांग्रेस पार्टी 70 के 70 ब्लॉकों में महंगाई को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर और खासकर नेशनल हाईवे पे जो व्हाइट पेपर को लेकर और जो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को तार किया है, हम बताएंगे गांव-गांव के लोगों को। आज 4214 पंचायतें, हम बताएंगे कि ये पुलिस प्रशासन आपस में कैसे लड़ाई लड़ता है। हम बताएंगे कि एक मंत्री जो है किस तरीके से चीफ सेक्रेटरी को इस कुल मिलाकर हिमाचल में ऐसे काम होते नहीं थे। तो इन बातों को लेकर संगठन जो है आने वाले समय में जिला स्तरीय बैठकें भी हो रही हैं और खुद प्रदेशाध्यक्ष महोदय जो है प्रदेश के दौरे पे निकल रहे हैं। मंडी पार्लियामेंट पे संजय दत्त जी निकल रहे हैं और कांगड़ा और ऊना, सोलन सभी इस पे जो है प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे जो सीएलपी के नेता हैं ज्वाइंटली महंगाई के खिलाफ जो है वो रैली कर रहे हैं। और हम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है इसको हम हिमाचल प्रदेश में एक्सपोज करेंगे कि जो इन्होंने कहा था वो बिल्कुल नहीं किया। आज चाहे राष्ट्रीय स्तर पर बात हो, राष्ट्रीय स्तर पर ये जिस तरीके से गडकरी जी आए, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय भी यहाँ जब आए हैं, हिमाचल का सेब विदेशों में कहाँ पहुंचा है। चंबा का रुमाल तो मैं कहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे उसकी वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई गई है। जब पालमपुर के अंदर गए हैं तो चाय को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की जनता, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री ने हिमाचल के आके कहा हो और चाहे वर्तमान नितिन गडकरी ने कहा हो, बहुत से केंद्रीय मंत्री इनके आए हैं, वास्तव में जमीन पे कुछ नहीं उतरा है। कुल मिलाकर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना है, पत्रकार सम्मेलन वो करें, जितने भी केंद्रीय मंत्री यहाँ आके गए हैं श्वेत पत्र जारी करें। हिमाचल प्रदेश की जनता 70 लाख जनता और श्वेत पत्र चाहती है। डबल इंजन की सरकार का उन्होंने वादा किया था, डबल इंजन को बने हुए हिंदुस्तान के अंदर 7 साल हो गए वर्तमान प्रधानमंत्री को बने हुए, डबल इंजन को चले हुए 3.5 साल हिमाचल प्रदेश में, लेकिन डबल इंजन अभी तक आदरणीय मोदी जी आपका जो सुजानपुर का डबल इंजन अभी तक हमारे परमाणु और ऊना ही नहीं एंटर कर पाया, चढ़ाई नहीं चढ़ पाया। इस सारी परिकल्पना को जो है हिमाचल प्रदेश के जनमानस के बीच में लेके जाएंगे। आपको मैं बताऊं, कल माननीय आईपीएच मिनिस्टर जो है वो रामपुर निकले। मैं जानता हूँ बागवानों में, चाहे ठियोग के अंदर हो, फागू के अंदर हो, हमारी मार्केट वहाँ सब्जियां मंडी है, कहीं भी इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं की। सीधे वो पहुंचे रामपुर और रामपुर भी जाके उन्होंने क्या किया वो अच्छी तरीके से आपके टीवी ने भी दिखाया, सबने दिखाया है। और बिना जो बात मास्क कर रहे हैं, जो कोरोना प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, बड़ा शर्मसार होता हूं मैं। अनुपम खेर जैसे हमारा जिसने हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तरीय, मैं कहता हूँ कल कह रहे थे 518 फिल्में मैंने देखी, लेकिन बड़ा शर्मसार होता हूँ, लॉ अबाइडिंग हूँ कि डीजी और सारी पुलिस अधिकारी बैठे हैं और अनुपम खेर और सारी पुलिस जो है, मैं कहता हूँ प्रशासन बेलगाम है, बिना मास्क के को फोटो अखबारों में रिलीज किया जा रहा है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल चरमरा चुकी है, जहां पुलिस पठानिया जी, ठीक है पठानिया जी, उमेश आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं क्योंकि सर उमेश लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, हर एक चीजों को देखते भी हैं। करें, महंगाई पे परिचर्चा करें, ठीक है, इसका ही जवाब जो है कांग्रेस पार्टी जो है इस सारे कार्यक्रम को, ठीक है उमेश, ठीक है पठानिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? 2022 तय है जिस तरीके से उन्होंने जो पठानिया जी जरूर विपक्ष का काम सरकार से सवाल उठाना है, श्वेत पत्र मांगना भी है, सरकार की नाकामियां जनता के बीच में ले जाना ये जरूर विपक्ष का काम है, विपक्ष को शोभा भी देता है काम। लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस आगामी 2022 की चुनाव की तैयारियां कर रही है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें
कांग्रेस के बीच में भी देखने को मिली है, जिसमें कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनके पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं। कांग्रेस में ये क्या चल रहा है? कांग्रेस के सीएलपी की नेता और बड़े जो नेता है मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, सुधीर शर्मा, विक्रमादित्य सिंह, कौल सिंह ठाकुर और बहुत सारे ऐसे नेता जो वीरभद्र सिंह खेमे के नेता माने जाते हैं और जिनका जनाधार भी प्रदेश में माना जाता है, वो कांग्रेस दफ्तर में बैठकर बैठक नहीं करते हैं, वो विधानसभा उस बैठक के लिए चुनते हैं। जबकि चंद कदमों की दूरी पे कांग्रेस मुख्यालय भी है और कांग्रेस अध्यक्ष भी उस मुख्यालय में बैठते हैं। वो पत्रकार वार्ता करते हैं, वो बातचीत चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस अध्यक्ष नहीं होते हैं। क्या कांग्रेस के बीच में भी क्या कोई खींचतान ऐसी चल रही है या अध्यक्ष बदलने की कवायद चल रही है? क्या ऐसा कांग्रेस के बीच में चल रहा है कि कांग्रेस दावे तो कर रही है कि 2022 में सरकार में आएंगे, सत्ता बनाएंगे, सरकार को भी घेरेंगे, सरकार के खिलाफ जन आंदोलन आक्रोश भी निकालेंगे और श्वेत पत्र भी मांगेंगे, लेकिन कांग्रेस में क्या सब ठीक चल रहा है? इस बात को आप कुछ बता पाएंगे? पठानिया साहब जवाब दीजिए सर। हेलो जी पठानिया साहब सुन पा रहे हैं सर आप आवाज? जी 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 दरअसल जी पठानिया साहब, दरअसल सवाल उमेश का ये है कि कांग्रेस के अंदर भी कोई कलह चल रही है, अध्यक्ष पद को लेकर किसी तरीके की कोई तनातनी चल रही है, इसको लेकर आप थोड़ा क्लियर करें सर। भैया चर्चा आपने रखी है कि जो प्रदेशाध्यक्ष जो है ये सारा हाई कमान का मामला है और हमने कार्यक्रम के बारे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कोई परिचर्चा नहीं चल रही है। प्रभारी साहब पहले भी दौरा करके गए हैं और अभी आज फिर प्रभारी जी पहुंचे हैं और मैं कहता हूँ लंबा कार्यक्रम प्रभारी का जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जनमानस से मिलने का है, किसानों से मिलने का है। तो हमारी जो वो है संगठनात्मक कार्यक्रम है, संगठनात्मक जो है काम जो है वो चले हुए हैं, इसमें ऐसी कोई परिचर्चा नहीं है। और जो भी आदमी चाहे वो मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, वो दूसरे दिन उस पर ये एक लाभ लोगों का मानना कि जो आप कह रहे हैं इस ऐसा मामला कुछ भी नहीं है। और हमने इसीलिए संगठनात्मक कार्यक्रम जो है वो आगे दे दिए हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस। ठीक है उमेश, ग्राउंड पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि आपने जो सवाल किया वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी देखिए, मैं पठानिया जी से यही जानना चाह रहा था, कांग्रेस 2022 में सत्ता में आने की दावे भी कर रही है, सरकार के खिलाफ भी जनाक्रोश रैलियां निकालनी है, प्रदर्शन करने हैं, सरकार से कोविड को लेकर भी रिपोर्ट तलब करना विपक्ष का काम है। लेकिन पठानिया जी से मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस के बीच में भी क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? जिस तरह से एक बड़े नेता उमेश जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है पठानिया साहब, देखिए वही बात है सर कि तैयारियां मजबूत तभी हो सकती हैं जब एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करे। अगर जरा से भी किसी के मन में कोई मनमुटाव की स्थिति बनती है तो जाहिर है आप ये अच्छे से समझते भी हैं कि कहीं ना कहीं ग्राउंड पर मात खानी पड़ जाएगी पार्टी को और ऐसे में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है चुनावों के दौरान। केवल सिंह जी आप सुन पा रहे हैं सर मेरी आवाज? हाँ जी, जहां तक आपने कहा संगठन और जो हमारे सीएलपी के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तय कर दिया है और हिमाचल प्रदेश की जनता ने भी तय कर दिया है, इसी तरीके से हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को जो कार्यक्रम दिया है और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और हम हिमाचल कांग्रेस पार्टी हिमाचल की आवाज बनेगी, हिमाचल की जनता की आवाज बनेगी। जब हम हिमाचल की जनता की आवाज बनेगी तो लोग हमारे को सत्ता पर लेके आएंगे। जो वादे डबल इंजन की सरकार ने किए थे, जो वादे वर्तमान प्रधानमंत्री ने किए थे, और मैं कहता हूँ दूसरा स्टेट है आज, मैं कहता हूँ बड़ा अचंबा है, 3.5 साल हुए भारतीय जनता पार्टी को सरकार को बने हुए। और देश के अंदर बेरोजगारी को मामले को देखा जाए तो हरियाणा नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है और हिमाचल नंबर 2। तो हम तो व्हाइट पेपर चाहते हैं भाई, संगठनात्मक हम कार्यक्रम करेंगे। और मैं कहता हूँ संगठन के साथ साथ हिमाचल का जो वोटर है, हमारी जो साक्षरता दर है वो 100% है। हिमाचल और केरला को मानता हूँ, दो एक ऐसी स्टेटें हैं जहां पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता मोटिवेटर हो सकते हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है ये, यहाँ लोग सरकारें बनाते हैं। लोगों को जब लोग इवेल्युएट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ या भारतीय जनता पार्टी का ये मैनिफेस्टो था, तो लोग यहाँ घरों से कम निकलते हैं। लेकिन जब जनमानस, जब वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आता है जिस दिन वोट डाले जाते हैं, यहाँ आपने देखा है हमारी भी सरकारें रही हैं,
और लगातार सरकारें आती ठीक है जाती सर। हैं। यहाँ का ठीक है वोटर पठानिया बड़ा जी, भाई ठीक है, बहुत समझदार है और ठीक आने है। वाले टाइम में खासकर बेरोजगार नौजवान साथी जो व्हाइट पेपर हमने उस पर भी मांगा है, बेरोजगारी पे मांगा, और लॉकडाउन फंड, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 जो आने वाला है उसके ऊपर तैयारियों पे आपने परसों परिचर्चा की थी। हम तो चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे भी यार ये बात कोई ना कोई गडकरी जी आए थे, कहते कि देश की सरकार ने बेरोजगारों के लिए बहुत सी, आज मैं कहता हूँ कंपनी में जो लोग हमारे भाई काम करते थे लॉकडाउन के दौरान, वहां भी बड़ी स्क्रूटनिंग हुई है, वहां भी लोग घरों को आए हैं। इस पे ना केंद्र की सरकार ना वर्तमान सरकार हाँ ये जरूर बात करती है कि हमने मंदिर भी छोड़ो यार, संस्कृति को हमने शर्मसार कर दिया। जो लैंड मेयर का लड़का, मैं कहता हूँ 20 लाख रुपए की लैंड, उसमें 2 करोड़ रुपए की 1 करोड़ 80 लाख रुपया कमा दिया। वही जिस मंदिर की बात परिकल्पना लंबे समय से, मैं ठीक है सर, बातें बहुत सारी हैं लेकिन तैयारियां ग्राउंड पर देखने को असल में मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका केवल सिंह पठानिया जी, समय इतना ही मेरे पास है अब। और उमेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो लगातार हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे थे कि आखिर क्या तैयारियां दोनों ही दल कर रहे हैं, लेकिन चुनावों में स्थिति किसकी मजबूत रहती है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार 3 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है। एक लोकसभा की सीट है मंडी की, जो कि साख का सवाल बन सकती है बीजेपी के लिए। 2 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव है और आगामी जो चुनाव है विधानसभा के, उसको लेकर जनता का रुख क्या रहेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।